जब एक फर्स्ट ऑफिशियल जॉब रोल था मेरा, वो था एलआईसी इंडिया में, जहाँ पे मैं क्लर्क था, जब मुझे 1000 रुपये का सैलरी मिलता था। और उसके बाद फिर मैं कलकत्ता गया कुछ समय के लिए, जहाँ पे डोर टू डोर मार्केटिंग, जो आपने सुना होगा, वो मुझे करना पड़ा। और कुछ 1800 रुपये महीना मैं ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक कमा पाता था। जब कलकत्ता में स्ट्रीट में जा के मैं डिक्शनरी बेचता था, तब वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग में लिखे होते थे कि डॉग्स एंड सेल्समैन आर नॉट अलाउड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और मैं कॉन्सेप्ट का सीईओ और फाउंडर हूं। अब मैं बहुत ही एक छोटे शहर से आता हूं जिसका नाम है झरिया, जो कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट में झारखंड से बिलोंग करता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक छोटी शहर से आकर के आप कुछ बड़ा कर सकते हैं कि नहीं, तो मेरा लाइफ का जो जर्नी रहा है, मैं आपके साथ वो आज शेयर करना चाहूँगा। और अगर मैं किसी को इंस्पायर कर सकूँ कि वो अपना इस तरह का कोई जर्नी, या मेरे से बेहतर अगर वो अपना जर्नी बना पाए, तो यही मेरा आज का गोल होगा। तो मैं शुरू करता हूँ कि मेरा जो बचपन रहा वो काफ़ी एक्साइटिंग रहा। बिकॉज़ पहले तो जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, उस समय की बात है कि घर में 20-22 नौकर हुआ करते थे। और एलेक्सा तो आ जाए, हमने देखा कि तब से ही राजू नाम का एक एलेक्सा का अल्टरनेटिव हुआ करता था हमारे लिए, जहाँ पे आप सिर्फ आवाज़ लगाओ और आपको चाहे पानी चाहिए, खाना चाहिए, हर कुछ आ जाता था। वो एक फ़ेज़ था जहाँ पे मेरा पूरा जो फ़ैमिली है वो बिज़नेस में था। और वहाँ पे फिर हमने देखा कि किस तरह से बिज़नेस में वोलैटिलिटी देखने को मिल सकता है। बिकॉज़ काफ़ी फ्लक्चुएशंस हुए और कुछ रेगुलेटरी चेंजेस के चलते हमने देखा कि पूरा का पूरा जो बिज़नेस है, जो कि एक एम्पायर था, वो पूरा एम्पायर कोलैप्स होता हुआ दिखा। और फिर वहाँ से मुझे अपना करियर खुद बनाना था और ग्रेजुअली मैंने वहाँ से शुरुआत की। तो जब मैंने अपना 10th के बाद, लगभग आई थिंक 10th या 12th के आसपास की ये बात होगी, जब मेरे डैड ने उस समय में मैं बहुत ज़्यादा अपना मुझे लगता था कि मैं म्यूज़िक में अपना करियर बनाऊँगा। बिकॉज़ काफ़ी छोटे उम्र से मैं सिंथेसाइज़र बजाता था, गिटार बजाता था और मैं एक डांस ट्रूप के लिए काम करता था। काफ़ी समय मैंने एक डांस ट्रूप के लिए काम किया कोलकाता में, और मुझे लगता था कि वही मेरा करियर है और यही मेरा पैशन है। बट लगभग 11-12 स्टैंडर्ड के आसपास जब मेरी एक एग्ज़ाम खत्म हुई थी, तब मेरे डैड ने मुझे किलो में शेयर सर्टिफ़िकेट दिए। बिकॉज़ उनको भी नहीं पता था कि उसका वैल्यूएशन क्या है। जो 1992 का जो स्कैम हुआ था, उसके आसपास में वो एक बड़े निवेशक रहे थे और बहुत सारे शेयर सर्टिफ़िकेट उनके पास पड़े हुए थे। और तब जब हमने उस शेयर सर्टिफ़िकेट को देखा कि इसका अल्टीमेटली वैल्यूएशन क्या है, तब समझ में आया कि ज़्यादातर जो शेयर सर्टिफ़िकेट हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है। लाइक बहुत सारे कंपनी तो ऑपरेशनल भी थे, लाइक मेहजाम वनस्पति, मुरा ब्लैक, बहुत सारे कंपनीज़ थे, लेकिन उनका कोई वैल्यूएशन नहीं था। और एक ही सिर्फ शेयर था रिलायंस का, जो कि उस समय पे भी ट्रेड कर रहा था। और वहीं से मेरी करियर की शुरुआत हुई स्टॉक मार्केट में, जहाँ पे मैंने सोचा कि चलो इस शेयर को मैं जाकर के बेचता हूँ और जाकर के इससे एक पोर्टफोलियो बिल्ड करूँगा और कुछ और स्टॉक्स में जाकर के ट्रेड करूँगा। तो मैंने वो शेयर को बेचा और वो बेचने के बाद मैंने एक ब्रोकिंग हाउस में एक अकाउंट खोला। और वो खोलने के बाद जो शेयर मैंने खरीदा, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उस शेयर का, बट जो शेयर मैंने खरीदा, वो इमीडिएटली मेरे एक फ्रेंड वहाँ पे काम किया करते थे, तो उन्होंने रिकमेंड किया। और उसके बाद मुझे तो लगा कि अब ये ग्रेजुअली ऊपर जाएगा और हो सकता है उसमें मुनाफा बनेगा। लेकिन नेक्स्ट डे ही वो स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया 20% का। और मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 4 टाइम्स या 5 टाइम्स लेवरेजिंग पे वो स्टॉक खरीदा था। मतलब अगर मेरे पास 5 लाख रुपए थे, तो मैंने लगभग 20-25 लाख का माल वहाँ पे जाकर के खरीदा था। और 20% अगर वो स्टॉक गिर जाता है, इसका मतलब है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो पूरा का पूरा एक ही दिन में इरोड हो गया। और वो मेरा इंट्रोडक्शन था स्टॉक मार्केट को लेकर के। तो अब हुआ ये कि 20% लोअर सर्किट पे था, तो ब्रोकर भी चाह के भी मेरा माल नहीं काट पा रहा था, बिकॉज़ अल्टीमेटली उसको स्क्वायर ऑफ करना था, लेकिन वो कर नहीं पाया। सो जब नेक्स्ट डे वो स्टॉक खुला, तो 20% सीधा लोअर सर्किट पे खुला और मेरा जो पूरा पोर्टफोलियो था, बिकॉज़ मैंने काफ़ी लेवरेजिंग लिया, इसलिए पूरा का पूरा एक ही दिन में इरोड हो गया। और नेक्स्ट डे ब्रोकर माल काटना चाहता था, लेकिन वो नहीं काट पाया और नेक्स्ट डे सीधा 20% अपर सर्किट पे वो सेम स्टॉक खुला, जिसके चलते मेरा आई थिंक पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपए के आसपास का मुझे शायद लॉस हुआ होगा। बट मैं लकी था, इसमें मेरा कोई स्किल एडिशन नहीं था। और मुझे समझ में आया कि बाज़ार कितना ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। जो 5 लाख रुपए से मैं एक पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहा था, वो एक दिन में ज़ीरो भी दिखा मुझे और वापस 4 लाख रुपए आते हुए भी दिखा। तो इतना वोलेटिलिटी बाज़ार में हो सकता है। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। और जब तक मैं सीखूँ नहीं, और ये पूरा का पूरा जो गेम है स्टॉक मार्केट का, इतने हज़ारों लोग, लाखों लोग यहाँ पे जाकर के ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको क्या डिफरेंशिएट करता है? आपको डिफरेंशिएट करता है कि आपका स्किल लेवल क्या है।
आपको कितना बाजार के बारे में पता है, आप खुद अपने आप के ऊपर कितना इन्वेस्ट करते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी होता है, जो मुझे मार्केट ने उस समय पे सिखाया। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई स्टॉक मार्केट में। मैं जैसा मैंने बताया, मैं झरिया, जो कि एक बहुत छोटा-सा शहर है धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर झारखंड में, वहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। तो वहाँ पे कोई टेक्निकल एनालिसिस या स्टॉक मार्केट की बहुत ज़्यादा कोई एजुकेशन तो थी नहीं, और मैं बात कर रहा हूँ 2002 की, जब उस टाइम पे शायद टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते थे, कुछ चुनिंदा सॉफ्टवेयर उस टाइम में आपको देखने के लिए मिलते थे। और उस समय में मैंने फिर सोचा कि चलो मुझे ये सीखना चाहिए, और मैंने इन्वेस्ट किया। मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्ट इसलिए क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं था, मेरे लाइफ का इन्वेस्टमेंट था। जो मैंने पहला इन्वेस्टमेंट खुद पे किया वो ये था कि मैंने जा करके एक टेक्निकल एनालिसिस का सॉफ्टवेयर खरीदा, और शायद वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में शायद मैं अकेला ऐसा आदमी था जो कि एक टेक्निकल एनालिसिस का सॉफ्टवेयर खरीद के कुछ एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था। और बहुत सारे लोग आते थे ये सिर्फ देखने के लिए कि ये चार्ट पे ये लाइन जो बन रहे हैं, ये देख के आप कैसे बता सकते हो कि बाजार कहाँ जाने वाला है। बिकॉज उस समय जो चलता था वो था पेपर। लोग पेपर लेकर के बैठते थे, उसमें भाव देखते थे। फिर शाम को मोहल्ले में आप देखोगे तो वहाँ पे एक मंडली लगता था, आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड, बट उस तरह का एक माहौल होता था जहाँ पे आपस में लोग डिस्कस करते थे कि अब इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, उस स्टॉक को खरीदना चाहिए, जो हर्ड मेंटालिटी आज हम जिसको कहते हैं। तो वहाँ से मेरी शुरुआत ही ये पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस से, जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। इनफैक्ट माय फर्स्ट लव जो मेरे लाइफ में था वो था टेक्निकल एनालिसिस। तो एक जो चीज़ मैं अलग करने की कोशिश करता था हमेशा, वो ये था कि जब भी कोई ट्रेड मैं लेता था और वो ट्रेड गलत जाता था, तब मैं शाम को जाकर के ये खोजने की कोशिश करता था कि वो ट्रेड क्यों गलत गया और मैंने क्या गलत किया। बाजार गलत नहीं है, इतना बड़ा बाजार है, उसमें अगर आप बाजार को जाकर के ब्लेम करोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आप सोचोगे स्टॉक मार्केट में जब शुरू में जब पैसे जा रहे थे, तब एक स्क्रीन है आपके सामने, आप वहाँ उसके सामने बैठे हो, आपके पॉकेट में से पैसे निकल करके स्क्रीन के अंदर जा रहे हैं, राइट? आपको किसी ने बोला कुछ करने, किसी ने नहीं बोला। तो जो स्क्रीन है वो एक्चुअली ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है, वो आईना है, और आप अपने आप को उस आईने में देख रहे हो, राइट? तो ये जो पूरा का पूरा जो गेम है वो साइकोलॉजी और इमोशंस का गेम है, जो मुझे अल्टीमेटली समझ में आया कि किसी ने तो बोला नहीं मुझे जा करके कि यहाँ पे खरीदो या यहाँ पे बेचो। तो मैं अपने खुद के इमोशन से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जब मैं बाजार में जाकर के ट्रेड कर रहा हूँ। तो क्यों ना मैं जाकर के एनालाइज़ करूँ कि जब मेरा ट्रेड गलत जा रहा है तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ उसमें, वो मुझे खोजना मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा अहम है। तो वो करते-करते धीरे-धीरे मैं जॉब करने लगा 1-2 कंपनीज़ में। मैं स्पेसिफ़िकली किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा जर्नी वहाँ से शेयर करूँगा। तो मैंने चालू किया जहाँ पे मैं क्लाइंट्स का पैसा फिर मैंने मैनेज करना शुरू किया। मैं एक डीलर एडवाइज़र जो भी आप उसको कहें, वो मैं था। तो काफ़ी समय तक मैंने लोगों का वहाँ पे पैसा मैनेज किया। और एक फ़ेज़ ऐसा आया ज़िंदगी में, काफ़ी लॉसेस हो रहे थे, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सारे ट्रेड्स में काफ़ी बार बड़े नुकसान हुए। और एक बार ऐसा हुआ कि एक क्लाइंट के लिए मैं ट्रेड करता था, और उनका पोर्टफोलियो जो है वो कुछ समय में 100% पूरा का पूरा इरोड हो गया। और उस दिन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लाइफ में, जब मैं जाकर के बालकनी में खड़ा हुआ था। मैं ये सोच रहा था कि ऐसा मैं कौन से जॉब में जा रहा हूँ, या ये कैसा जॉब प्रोफाइल में मैं अल्टीमेटली घुस गया हूँ, जहाँ पे मुझे लोगों का पैसा टूटते हुए देखना पड़ रहा है, और इस तरह से लोगों का नुकसान हो रहा है, और फिर भी मुझे जाकर के ये काम करना पड़ रहा है। बट फिर मुझे उस दिन समझ में आया कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ। क्लाइंट का जो पैसा है उसको मैं बचाने के लिए इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ कि मैं राइट डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ अपने लाइफ में कि उसके लिए क्या सही होना चाहिए था। तो क्योंकि मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ। तब मुझे समझ में आया उस दिन जो मेरा लर्निंग था, और इनफैक्ट मेरे डैड ने भी काफ़ी हेल्प किया, बिकॉज़ मैंने जाके उनसे जब शेयर किया कि ऐसा-ऐसा हुआ और इतना पैसा लॉस हो गया मेरे क्लाइंट का, तो उनका एक छोटा-सा स्टेटमेंट था कि इतने में डर गया। राइट? तो वो बहुत बड़ा बूस्टर था मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस कि उनका जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट है वो इतना ज़्यादा है, और मैं तो अभी से शुरुआत ही कर रहा हूँ। तब मुझे समझ में आया कि इमोशंस को हमें बाज़ार में इन्वॉल्व नहीं करना है, और उसके बाद से मेरे लिए ये जो पूरा का पूरा गेम है वो एक वीडियो गेम बन गया। और जब आप वीडियो गेम खेलते हो, मैं बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ कि वीडियो गेम बन गया। क्लाइंट का पैसा मेरे लिए वीडियो गेम था, और उससे मैं क्लाइंट के लिए अच्छा कर रहा था। कैसे? क्योंकि जब आप वीडियो गेम खेलते हो आप इमोशनली उसके साथ अटैच नहीं होते हो, आप राइट डिसीजन लेते हो। तो हो सकता है कि किसी क्लाइंट का 10 करोड़ का लॉस हो रहा हो, और आप उसको बोलो कि अभी आप यहाँ पे जाकर के उसको आरफ कर दो, लेकिन अगर आप वो नहीं बोलते हो तो वही क्लाइंट 100 करोड़ रुपए का अल्टीमेटली जाकर के लॉस देगा। तो मुझे लगता है कि इमोशंस को बाहर रखना एक बहुत बड़ा
लर्निंग था जो कि मेरे लाइफ में था। और उसके बाद फिर शुरुआत हुई जहाँ पे मैंने काफ़ी पढ़ाई करना शुरू किया। तो मैंने पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिसिस किया, फिर उसके बाद सीएमटी जो कि चार्टर्ड डिग्री है टेक्निकल एनालिसिस में, फिर मैंने सीएफए पढ़ा, फिर मैंने फाइनेंशियल इंजीनियरिंग किया। और उस समय तक मुझे लगता है कि शायद मैं कंट्री का एक लौता ऐसा आदमी था जिसने ये तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई किया था। और फिर स्टॉक मार्केट में मैं क्वांट मॉडल्स, फंडामेंटल मॉडल्स, टेक्निकल मॉडल्स, ये सब पे कॉम्बिनेशन पे जाकर के बेसिकली मैं ट्रेड करता था। और आज तक मेरा जर्नी वही चलता आ रहा है। और एक किस्सा मैं उसमें से शेयर करूंगा जो कि मुझे लगता है कि कुछ लोगों को इंस्पायर कर सकता है। तो ये आज जो मैं करता हूँ वो पूरा हार्डकोर मैथमेटिक्स है। और 12th स्टैंडर्ड में, 10th तक तो मैं मैथमेटिक्स में फिर भी ठीक था, लगभग 65% मुझे आया था। बट उसके बाद से जब मैथ में नंबर्स के बदले अल्फ़ाबेट्स आना शुरू हो गए, तब मुझे लगा कि ये मैथ्स तो नहीं है। और जब मैथ्स के ट्यूशन के पैसे मिलते थे, आई थिंक मेरी मॉम अगर ये वीडियो देखेगी तो उनको भी शायद अभी पता चलेगा। तो मुझे जब मैथ्स के ट्यूशन के पैसे मिलते थे, मैं उस पैसे से जाकर के मैंने जिम में एडमिशन लिया था। क्योंकि मैथ्स तो पढ़ के क्या करूँगा मैं, ये सब साइन कॉस थीटा ये सब कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था। और जिम में जाकर के मैं सुबह-सुबह 5 मिनट एक्सरसाइज करता था, फिर कचौरी सब्जी खा के घर चला जाता था। ये मेरा जनरल रूटीन था जो कि मैं मैथ्स के ट्यूशन के पैसे के साथ करता था, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। और उस समय पे ऐसा था कि 6 सब्जेक्ट थे, अगर आप एक में फेल हो जाओगे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ 5 सब्जेक्ट में आपको अल्टीमेटली पास होना है। तो मैंने कभी मैथ्स का कभी कोई ट्यूशन अटेंड नहीं किया। पूरा 2 साल कोई क्लास अटेंड नहीं किया, मैं जाकर के बाहर वॉलीबॉल खेलता था। और फिर अल्टीमेटली वही हुआ, जब रिज़ल्ट आया, तब मुझे मैथ्स में सिर्फ 10 नंबर आया था। लेकिन फिर जब पूरा ये सब सारी पढ़ाई मैंने कंप्लीट की और उसके बाद जब फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का जब टाइम आया, तब मैं जाकर के फिर से अब मुझे मैथ्स पूरा जो कि एक प्राइमरी रोल था, वो मुझे कवर करना था। तो मैंने फिर से वही 11th-12th के बुक से शुरुआत की। और फिर पूरा जो एडवांस लेवल मैथमेटिक्स है, अगर आप आज देखोगे तो स्टोकेस्टिक कैलकुलस से लेकर के आप जो भी चीज़ बोलो जो फिजिक्स में यूज़ होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट में भी यूज़ होती है। लेकिन बाद में मैं इसलिए कर पाया, और इनफैक्ट जब मैं फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कर रहा था तो सेकंड सेमेस्टर में मुझे 100% मार्क्स आए थे, जो कि मुझे कभी ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं था। लेकिन ये इसलिए हो पाया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, कि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी था कि मैं ये मैथमेटिक्स को बाज़ार में जाकर के कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो जब मैं फाइनली जब काफ़ी समय हो गया था मुझे जॉब करते हुए, तब मैंने सोचा, और इनफैक्ट ये जो डिसीज़न हुआ कॉन्सेप्ट का, वो बहुत स्ट्रेंज था। मैं रोज़ ऑफ़िस जाता था सुबह 7:30 बजे, और मैंने सिर्फ इसलिए जॉब छोड़ दिया क्योंकि कुछ दिन 2-3 हफ्ता आई थिंक ऐसा एक पीरियड रहा था जहाँ पे मैं ऑफ़िस जाना चालू किया, पहले 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे। और मुझे ऑफ़िस जाने का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया था कि मैं ऑफ़िस जाकर के वहाँ पे एग्ज़ैक्टली क्या करने वाला हूँ। मुझे कोई मतलब बहुत सडन था। मैं हमेशा से अपने हार्ट को फ़ॉलो करता हूँ, कि जिसने जो सब्जेक्टिव माइंड जिसको हम बोलते हैं, सब्जेक्टिव माइंड ने अगर मुझे कुछ बोला तो मैं उसको जाकर के फ़ॉलो करूँगा। तो बस 2-3 हफ्ते में ये हुआ कि मुझे ऑफ़िस जाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अभी यहाँ से आई थिंक मेरा हो गया है पूरा। अब मैं जाकर के अपना एक जो मेरा ड्रीम है अल्टीमेटली एक कंपनी बिल्ड करने का, वो मैं जाकर के परस्यू करूँगा। और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं एक जब मेरा पहला दिन था, जब मैंने जॉब छोड़ा और पहला दिन था कि मैं कॉन्सेप्ट में फुल टाइम कॉन्सेप्ट में था, तब पहला दिन मैं रहता था कांदिवली में, जो कि मुंबई में है। और काफ़ी अच्छा था, जब जॉब भी कर रहा था तो एक लैविश लाइफ़ तो था ही, उतना तो अचीव कर चुका था मैं। लेकिन जब मैं कांदिवली में उस दिन नीचे गया, मेरे घर पे कोई नहीं था, और मैं नीचे गया महावीर नगर वाले एरिया में फ्रैंकी खाने के लिए। और मुझे उस दिन 10 से 15 मिनट लग गया सिर्फ़ ये डिसाइड करने में कि मैं वो सादा वाला फ्रैंकी खाऊँ जो कि ₹40 का है, या पनीर फ्रैंकी खाऊँ जो कि ₹65 का है। क्यों? क्योंकि मैंने आज कमाया नहीं। राइट? तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इतना, एकदम एक सडन शॉक था मेरे लिए कि अच्छा, आज तो मैंने कुछ कमाया नहीं, तो मैं खर्चा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? जबकि इवन दो 1 दिन पहले तक आपका जो लाइफ़ था वो काफ़ी लैविश था। तो इतना ईज़ी नहीं होता एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन जब आप करने की कोशिश करते हो और आपका जब विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमने कॉन्सेप्ट में जो अचीव किया, जो मुझे लगता है कि मैं और मेरी पूरी टीम काफ़ी प्राउड है उस चीज़ को, या प्राइड महसूस होता है हमें कि कॉन्सेप्ट पहले महीने से लेकर के आज तक, आई थिंक मोर देन 5-6 ईयर्स हो गया है अब, पहले महीने से लेकर के आज तक हमने कभी भी मंथ ऑन मंथ लॉस नहीं बनाया, राइट? तो जब आप सोचते हो, और इतना ईज़ी नहीं था ऑब्वियसली, हर बार उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने काम को अल्टीमेटली लाइक करते हो, कि आपको मज़ा आ रहा है जो चीज़ करने में, तो मुझे लगता है कि हैप्पीनेस जो है, वो सबसे बड़ा आपका एसेट है, अगर आपको कोई चीज़ खुश रख रहा है। लेकिन इवेंचुअली ये पूरी खुशी में करोड़ों रुपए की कंपनी
जाकर के खड़ी हो गई तो बहुत सारे लोग के लिए आई थिंक वो भी मैटर करेगा कि कितना आप पैसे बना रहे हैं। बट मुझे लगता है कि मेरे लिए एटलीस्ट मैं खुश हूँ, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जब तक मैं खुश हूँ तब तक मैं ये करता रहूँगा। सो आई होप कि आप सभी को मेरी जर्नी पसंद आई हो। जो भी रियलिस्टिक जो मेरा आज तक का जर्नी रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। और अगर ये किसी को इंस्पायर कर पाए, नो मैटर आप कितने भी छोटे शहर से हो या कहीं से भी आ रहे हो, फिर भी आप जाकर के एक बड़ा करोड़ों रुपए की कंपनी भी खड़ी कर सकते हो और मेरे से भी आप बेहतर अल्टीमेटली अपने लाइफ में कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें जो भी आपके विचार है इस जर्नी के बारे में। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो हर कमेंट को जाकर के पढूँ। और धन्यवाद आज मुझे सुनने के लिए। I promise to improve my English with Josh Talk. I promise to improve my English with Josh Talks. अब आप भी हमारे साथ इस वादे में जुड़ सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके इस वादे को और मजबूत करने के लिए हम लेकर आए हैं एक कूपन कोड ENG10, जिससे आपको मिलेगा 10% का एडिशनल डिस्काउंट और 699 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा सिर्फ 629 में। तो आज ही डाउनलोड करें जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप।